नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है CDSL। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये कंपनी के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि CDSL एक डिपॉजिटरी फर्म है। देखिए, दो इंडिया में डिपॉजिटरी फर्म है, एक CDSL है और एक NSDL है। अगर सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस अगर किसी के पास बोला जाए तो CDSL के पास है। तो देखिए, CDSL काम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत सारे बिगिनर स्टूडेंट हैं तो उसके लिए मैं बता दूं कि ये CDSL का काम एक्चुअली, मान के चलिए आपने किसी भी एक कंपनी का शेयर खरीदारी किया है एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, तो होल्डिंग करके खरीदारी किया है। तो जब आप खरीदारी करेंगे, नेक्स्ट डे में वो होल्डिंग आपके डीमैट अकाउंट में नहीं रहेगा। आपको सिर्फ डीमैट अकाउंट में शो किया जाएगा कि आपके इतना होल्डिंग है। वो होल्डिंग किसके पास चला जाएगा? CDSL नहीं तो NSDL के पास। ये देखना है आपका जो ब्रोकर है, आप जिस कंपनी के माध्यम से ट्रेड कर रहे हैं, उस कंपनी का लिंक कौन सा कंपनी के साथ है। जैसे जीरोधा का लिंक CDSL के साथ है। मान के चलिए जीरोधा में आप अकाउंट ओपन किया और कोई भी टेल लिया, तो डायरेक्टली आपको जो जितने सारे शेयर आपने बाई किया है वो CDSL के पास चला जाएगा। जब आप सेल करेंगे, मतलब बाई करने के बाद कभी ना कभी तो सेल करेंगे, तो जब सेल करेंगे तो आपको CDSL से ही माल को सेल करना पड़ेगा। सेल तो आप आपके अकाउंट से ही करेंगे, मतलब आप जिस ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करके रखा है वहां पे ही सेल करेंगे, मगर आपको CDSL डायरेक्ट सेल यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपको फुलफिल करेगा। इसमें होगा क्या? तो इसमें एक चार्जेस आपको CDSL को देना पड़ेगा। तो यही कंपनी के लिए बेनिफिट है। CDSL इसी तरीके से पैसा कमाता है। आप कहेंगे सर मैं CDSL के पास क्यों भेजूं? देखिए, आपका सेबी के रूल्स के हिसाब से आपका जो जो मतलब ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, उस कंपनी जो जो ब्रोकर है, वो कभी कभी क्या करते हैं, खुद आप जो पैसे जमा करते हैं, आप जो पैसे बाई करते हैं, तो उस पैसे से वो मिस यूज करके लोन लेकर काम करते थे। इसलिए करबी जैसे कंपनी, इतने बड़े कंपनी बंद हो गया। आनंद रथी जैसे कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी बंद हो गया सिर्फ यही कारण की वजह से। तो इसलिए सेबी ने क्या किया, एक रूल्स जारी किया कि सारे जो होल्डिंग्स है वो CDS से नहीं तो NSDL के पास चला जाएगा। जब हम माल बेचेंगे तो इस डिपोजिटरी फार्म से आपको माल बेचना पड़ेगा। इतनी सारी चीज मैंने इसीलिए बोला क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि CDSL काम किस तरीके से करते हैं। आई होप एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। अभी देखिए, CDSL के ऊपर में बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिस इसी कारण के वजह से हूँ, क्योंकि ROC आपको बेस्ट दिखेगा, इनकम भी जबरदस्त है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है और साथ ही साथ डेप्थ एकदम जीरो है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखेंगे तो 86 करोड़ से 150 करोड़, 140 करोड़ और 200 करोड़, तो अलग लेवल का एक सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद नेट प्रॉफिट जो 54 करोड़ था, 84 करोड़ बना, 75 करोड़ बना और 100 करोड़ बना। मतलब एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। अभी कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी की फिक्स्ड एसेट वो भी अच्छा खासा ग्रोथ होता देखने को मिले। तो रिजर्व भी बढ़ा, फिक्स्ड एसेट भी बढ़े, उसके साथ साथ कंपनी के अदर्स एसेट जहाँ पे आप देखेंगे तो कैश इक्विपमेंट कितना है, 119 करोड़। तो जो लोग सोच रहे हैं कि बोरिंग्स 2 करोड़ है तो वो कहाँ से मिटा सकते हैं, तो कंपनी के हाथ में तो पैसा पहले ही है। 119 करोड़ के आसपास हाथ में एक पैसा है। इस पैसे से कंपनी खुद की कर्जा इजीली मिटा सकते हैं। ये सारे पॉइंट के कारण कंपनी इसके ऊपर बुलिश हूँ। और उसके साथ देखिए, मैं अकेला बुलिश नहीं हूँ, इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग किया है। जैसे म्यूचुअल फंड ने 13% के आसपास, और FIs के पास 11% के आसपास, और आदर्श के पास मतलब DS के पास 15% के आसपास, और पब्लिक सबसे ज़्यादा होल्डिंग रखा है करीबन 45%, और प्रोमोटर के पास सिर्फ 15%। तो हर कोई इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग है, तो इसलिए कंपनी को एक पॉजिटिव सेंटीमेंट से आगे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो CDSL का जो चार्ट पैटर्न है, इसके ऊपर जब ट्रेड बना था, यहाँ पे देखिए शोल्डर
कम हेड कम शोल्डर बना और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया, वो शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। उसके बाद एक पैटर्न सेट किया, शोल्डर कम, फिर से एक बार कप विद हैंडल पैटर्न बना। और मुझे लग रहा है फिर से एक बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट करने वाले हैं। अगर फिर से एक बार हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो इस पैटर्न कप विद हैंडल पैटर्न कंप्लीट होगा और इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप का कंपनी है और सबसे बड़ी बात है टाटा पावर के ऊपर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इस कंपनी आगे कितना बढ़ने का दम दम रखते हैं। कुछ दिनों पहले एक अपडेट आया था कि कंपनी 75,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने वाला है खुद के बिजनेस के ऊपर। तो 75,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगा और कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 1,26,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है और कंपनी का जो टोटल यहाँ पे कैपेसिटी है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा खुद की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। तो कंपनी के ग्रोथ कहाँ से कहाँ तक जाने का चांसेस है। जो लोग सोच रहे हैं कि अभी सिर्फ 300-400 के शेयर में है तो इतना कम प्राइस में क्यों है इतना बड़ा कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी पहले से ही स्प्लिट एंड बोनस दे चुके हैं। तो जिसके चलते कंपनी का शेयर प्राइस एक सस्ते दामों में देखने को मिला। कंपनी कितने बार स्प्लिट बोनस दिया वो दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी एक बार ही स्प्लिट दिया 2000 मतलब सितंबर 26 तारीख को 2011 में कंपनी स्प्लिट दिया था। हर एक के बदले आपको 10 शेयर कंपनी दिया है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी आपको यहाँ पे दिया। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर सबसे जो मजेदार बात यही है कि कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है आपको कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। सेल्स लगातार एक रेंज में बढ़ता हुआ देखने को मिले। पिछले सालों की तुलना से देखिए इस बार भी कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट करीबन 1000 करोड़ से 1075 करोड़ के आसपास देखने को मिला। 1050 करोड़ से 1075 करोड़ के आसपास देखने को मिले। 500 करोड़ पहले था 18 करोड़, उसके बाद बना 500 करोड़, 18 करोड़ नहीं एक्चुअली 318 करोड़। तो 318 करोड़ से 550 करोड़, उसके बाद 1050 करोड़, अभी 1075 करोड़ के आसपास देखने को मिले हैं। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले है। अभी इसी प्रॉफिट ग्रोथ के कारण कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप आने का चांसेस है। अगर मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए मैंने एक टेल लिया था, वो मैंने आपको ये भी शेयर किया कि कुछ दिनों में एक जगह पे होल्ड किया और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया था। जब रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद इस लेवल के ऊपर मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट है था 1:3 रेशियो का, मतलब यहाँ पे 1% का लॉस और 3% का प्रॉफिट में लेकर चल रहा हूँ। तो मेरा टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 30% के आसपास, जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं इस लेवल तक, मतलब 455 के आसपास। ये देखिए मैं खुद का टारगेट आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई भी आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि कल जाके बाय कर लीजिए परसों जाके सेल कर दीजिए, ऐसे बिल्कुल नहीं। हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, उस ओपिनियन के बेसिस में चलिए। देखिए मेरे तरफ से कोई भी आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक रेंज के अंदर कंपनी कंटिन्यू कर रहा है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव करने का कोशिश करेगा। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से करेक्शन हुआ था वो एक बार रिटेस्ट करने के लिए आए थे, उसके बाद फिर से वो रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, तो इजीली वो टारगेट को यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो जिसका नाम हम लोग एमसीएक्स नाम से जानते हैं। तो एमसीएक्स के बारे में बात करूँ तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो सेल्स के मामले में कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। 89 करोड़ से 143 करोड़, 191 करोड़। तो देखिए सेल्स तो ठीक ठाक है, सेल्स ठीक ठाक हुआ, मगर कंपनी का प्रॉब्लम कहाँ पे है, कंपनी के ऊपर गड़बड़ी जो हुआ है कंपनी का एक्सपेंस का। देखिए एक्सपेंस के मामले में बात करूँ तो 50 करोड़ से 111 करोड़ बना और 212 करोड़ बना। तो कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा सेल्स का डेटा और एक्सपेंस का डेटा देखने को मिले। देखिए एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसके चलते कंपनी प्रॉफिट नहीं लॉसेस में चला गया। अभी देखिए बहुत सारे लोग मुझे ये पूछेंगे कि सर लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए। एक चीज़ों को ध्यान देना, कंपनी एक मोनोपोली कंपनी है पहली बात। दूसरी बात, कंपनी जो लॉस किया, अगर नेक्स्ट क्वार्टर में ज़्यादा लॉस किया होता, पिछले क्वार्टर की तुलना से ज़्यादा लॉस किए होते तो मैं कुछ नेगेटिव सोचता। यहाँ पे पिछले क्वार्टर की तुलना से ज़्यादा लॉस हुआ नहीं, बहुत हद तक लॉस को कम किया, जिसके चलते ही एक बिग पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, तो आपको मैं बता दूं एक रेंज बना है यहाँ पे। रेंज बनने के बाद फाइनली वो ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद जब भी रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया। और एंट्री लेने के बाद देखिए मेरा जो टारगेट रखा 30% के आसपास, तो नीचे आ रहा है तो कोई बात नहीं,
ऊपर जाने से पहले वो नीचे आ रहा है, तो एक बार रिटेस्ट जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे एम जैसे पैटर्न बन रहा है, उसके बाद सॉरी डब्ल्यू जैसे पैटर्न बन रहा है, इसके बाद रीबैक करने का कोशिश वो करेंगे। बाकी कब टारगेट होगा, किस तरीके से होगा, वो तो पता नहीं। मैं इस टारगेट को लेकर चल रहा हूँ, फॉलो करके चल रहा हूँ। अगर आप सारी चीज़ों को पहले सीखिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।